हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें आज हम क्लास 7 के चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान को कवर करेंगे। हम 6 क्लास की एनसीईआरटी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये सीरीज़ एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर दिल्ली के सुल्तान से। हमने लास्ट जो चैप्टर देखा था, सेकंड चैप्टर, उसमें हम कावेरी डेल्टा जो था उसमें देखा था कि वहाँ पर जैसे क्षेत्रों में बड़े बड़े राज्यों के अब केंद्र बन गए थे। अब क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि किसी ऐसे राज्य का जिक्र नहीं था उनमें जिनमें राजधानी दिल्ली रही हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में क्या हो रहा है। 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बन जाएगी, जो 7वीं 8वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण नहीं थी। अब 12वीं शताब्दी में दिल्ली महत्वपूर्ण हो गई है। तो इसी चीज़ पे आज वो होगा कि दिल्ली के सुल्तान। अगर हम पहले देखें तो सबसे पहले तोमर राजपूत काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, ये देखते हैं। 12वीं सदी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान हम पीछे देख चुके हैं, चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त कर दिया। तो क्या हुआ, 12वीं शताब्दी के मध्य तोमरों को अजमेर के जो चौहान चाहमान थे उन्होंने परास्त कर दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसमें बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। जैन जो व्यापारी थे उन्होंने मंदिरों का निर्माण भी करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। तो क्या थे देहलीवाल, क्या थे देहलीवाल सिक्के थे जो यहाँ पर ढाले जाते थे और प्रचलन में भी थे। 13वीं सदी के आरंभ में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला। उन 5 वंशों की पहचान करेंगे हम जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। अगर आपको याद है वे 5 वंश कौन कौन से हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम देखते हैं कि जो दिल्ली, कुहना, सीरी और जापना को देख लेते हैं पहले हम इसमें। तो देखिए, दिल्ली, कुहना, जापना, सीरी, ये इनके आगे बात होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुतुब मीनार, होज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, इस तरह जो दिल्ली में जो प्रसिद्ध जगह हैं उन्हें हाईलाइट किया गया है। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दिल्ली के शासक देख लेते हैं। दिल्ली में राजपूत वंश की शुरुआत होती है। तोमर जो थे आरंभ में 12वीं शताब्दी, 1165 के आसपास का जो एरिया था उसमें थे ये। अनंगपाल रहे इसमें। अनंगपाल 1130 से 1145। राजपूत वंश में जो चौहान आए इसमें 1165 से 1192 तक। इसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना है, हमने पीछे भी बात की थी पिछले लास्ट चैप्टर में भी। 1175 से 1192 तक। इसके बाद शुरुआत होती है 1192 से प्रारंभिक जो तुर्की शासक हैं उनकी। 1206 से 1290 तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है, तुर्की शासकों का रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें आता है नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया। रजिया आपको पता है पहली मुस्लिम शासिका थी और उसकी बेटी थी। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 तक रहा। इसके बाद शुरुआत होती है खलजी वंश की। खलजी वंश का टाइम पीरियड जो रह रहा है 1290 से 1320 तक है। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने दो का ही नाम किया है। तो इसमें जलालुद्दीन खिलजी का 1296 से 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316। इसके बाद तुगलक वंश की शुरुआत हो जाती है। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक दिया गया है ना टाइम पीरियड। इसमें ये 3 सुल्तानों की मुख्यतः बात करते हैं। इन्होंने सभी सुल्तानों को नहीं लिया है, इन्होंने जो मुख्य सुल्तान है उन्हीं को हाईलाइट किया है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। इसके बाद शुरुआत हो जाती है सैयद वंश की। सैयद वंश की हम बात करें तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1414 से 1451 तक रहा। इसमें खिज्र खां का नाम आता है मेनली 1414 से 1421। लोधी वंश की बात करें 1451 से 1526। तो ये दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वंश था लोधी वंश 1451 से 1526 है। और इसके बाद शुरुआत किसकी हो जाएगी, इसके बाद शुरुआत हो जाएगी मुगल शासन की।
तो इसमें इन्होंने सिर्फ बहलोल लोदी को किया है, ना इन्होंने सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी को इन्होंने हाईलाइट नहीं किया है। ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिखाया गया है। अब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जब जानकारी कैसे मिलती है हम ये देख लेते हैं कि जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्थापत्य हैं, स्थापत्य का भवन निर्माण की कला के माध्यम से हमें काफ़ी हद तक सूचना मिल जाती है। मगर लेकिन और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख और तवारीख। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तारीख क्या है? तारीख एक वचन है, इस तारीख का बहुवचन क्या होता है? तवारीख होता है। जो सुल्तानों के शासनकाल में, मतलब तारीख या तवारीख क्या है? एक इतिहास है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि तारीख किसी डेट से रिलेटेड नहीं है। ये क्या है? ये मुगल उनका ही जो शासन कर रहे थे उनका ही इतिहास है। यहाँ पे देखिए पांडुलिपि तैयार की जा रही है कुछ इस तरह से। जो तवारीख के लेखक थे उनके बारे में देख लें। तवारीख के जो लेखक थे सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो उन घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, सुशिक्षित व्यक्ति भी हैं, शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी दे रहे हैं, न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र करते हैं। न्याय चक्र की बात ये देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है? 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र मुदब्बिर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए हुए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय, ईमानदार और प्रशासन को बढ़ावा दे। तो तवारीख के जो लेखक हैं वो इसी तरह का लिखते थे कि वे न्याय संगत जो शासन है उसकी बात। तो न्याय संगत क्या है कि सभी एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तभी राज्य आसानी से चल पाएगा। ये और भी कुछ बातें दी गई हैं तवारीख के लेखकों के बारे में। तवारीख के लेखकों के जो है वे तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। शायद ही वे कभी गांव में रहे हों। वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। 1236 में क्या होता है? सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है और उस युग के इतिहास का मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था कि खुद वह भी उसे एक शासक के रूप में, क्योंकि पहली मुस्लिम शासिका थी। और तो वह क्या है कि जो एक मतलब मेंटलिटी बन जाती है कि शासक राजा ही होगा, तो वे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक रानी, जो एक महिला है वो भी रानी हो सकती है। तो वह मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो देखिए ये है कि रजिया सुल्तान के बारे में। जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है? जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि जो हमें जन्म से प्राप्त हो। इन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए कुछ लोग मानते हैं कि कुल इन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिल जाता है। तो वो जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जो चीज़ हमें विरासत में मिलती है। लिंग भेद क्या है? लिंग भेद को बहुत सारे जानते भी होंगे, नहीं जानते तो इसे देख लेते हैं। स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक और शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर पुरुष को स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार देख लेते हैं। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा जो कि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिर हासिल क्या हुआ? तो मतलब मिन्हाज सिराज जो है कवि होने के बावजूद भी क्या था कि वह यही चाहता है कि कोई आदमी ही जो है राजा बने। रजिया अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया रजिया ने कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था। कहाँ पर? वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी थी रुद्रदम्मा देवी। इनका टाइम पीरियड 1262 से 1289 तक रहा। के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल अलग था। तो वारंगल क्षेत्र में जो काकतीय वंश था वहाँ की रानी कौन है? रुद्रदम्मा देवी है। लेकिन रजिया का व्यवहार उनके व्यवहार से बिल्कुल अलग था। रुद्रदम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुषों होने का भ्रम पैदा किया। तो क्या किया है कि अपने जो नाम है उन्होंने पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा कर रही हैं।
एक महिला शासक का और नाम आता है कश्मीर की रानी दिद्दा। 1980 से 1003 तक इन्होंने शासन किया। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को इस स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो यहाँ पे हम 3 जो है महिला शासकों की बात कर रहे हैं। अब देख लें दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, कि गैरिसन शहर क्या है और गैरिसन शहर से दिल्ली जो है एक साम्राज्य किस प्रकार बन जाती है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं साइड में हम भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, वे भीतरी प्रदेश में आते हैं। गैरिसन शहर क्या है? किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं, सैनिकों के रहने के लिए किलेबंद जो बसाओ है। अब मेन पॉइंट पे चलते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। तो दिल्ली के सुल्तानों का शासन कहाँ था? कि जो भी ये गैरिसन शहर बनाए गए थे जो किलेबंद थे उन्हीं के आसपास ही था, मतलब उससे बाहर वो कभी नहीं रहा। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। उनसे जो दूर के भीतरी प्रदेश था उन पर भी उनके शासकों का नियंत्रण ना के बराबर ही था। इसलिए आवश्यक सामग्री रसद आदि व्यापार कर लूटमार पर ही उन्हें निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि वो एक इलाके में एक एरिया में बंद कर रह जाते थे, उससे बाहर उनकी पहुंच नहीं थी। दिल्ली से सुदूर अब बंगाल सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। मतलब दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर हो गया बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का। बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र जो है छिन भिन हो जाते थे। मतलब किसी का आना जाना रुक जाएगा तो कोई भी हमारे से संपर्क उनका नहीं हो पाता था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रही। कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा हो जाता था। तो सल्तनत क्या है, बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बस बचाए हुए थी। आगे चलकर इसका विस्तार होता है और गयासुद्दीन बलबन मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में सल्तनत की भीतरी सीमाओं की बात करें। भीतरी सीमा में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। अब भीतरी सीमाओं में भी अभियान चल रहे थे और वो भी भीतरी जो स्थिति थी उनकी मजबूत करना चाहते थे। इसी अभियान के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्राहकों चर्यावाहों को उनके पर्यावास मतलब जहाँ उनके रहने सहने उनकी सांस्कृतिक चीज़ें जुड़ी हुई थी से खदेड़ दिया गया। अब जमीन क्या कर दी गई? जमीन किसानों को दे दी जा रही है। कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब उसे विकसित करना है ना उन्हें। व्यापार मार्गों की सुरक्षा करी जा रही है। नए किले नए शहर बसाए जा रहे हैं। दूसरा विस्तार होता है सल्तनत की बाहरी सीमा पर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत के लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू होते हैं। मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और सल्तनत की सेनाओं ने हाथी घोड़े और गुलाम मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत जो है वो कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक एक विशाल युद्ध क्षेत्र इस युद्ध अभियान के अंतर्गत आ गया था। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त करता रहा, शहरों पर कब्जा किया। सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते। ये देखिए कि इतने बड़े विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण अब कितना और किस तरह से प्रभावी हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये 12वीं शताब्दी में जो आखिरी दशक में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनी है उसकी इमारत मीनारों की बात करी गई है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कोना यानी कि पुराना शहर के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 जो सुल्तानों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। तो ये इन्होंने दिल्ली ए कोना जो पुराना शहर में बनी हुई मस्जिद है इसका जो विस्तार किसने किया है? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। और कुतुब मीनार फिरोज शाह कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मस्जिद को देख लेते हैं। मस्जिद का अर्थ क्या होता है? ये अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटना और माथा टेक कर, मतलब सजदा क्या होता है? घुटना और माथा टेकना करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। साथ साथ सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मान्य और विद्वान पुरुष को नेता को इमाम के रूप में चुना जाता है।
इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, तो मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि मक्का की दिशा को क्या कहा जा रहा है, किबला कहा जा रहा है। और मक्का भारत में किस तरफ पड़ता है, पश्चिम की तरफ। तो भारत में मुसलमान जो नमाज पढ़ने के लिए किस साइड फेस करके खड़े होंगे, पश्चिम की। और यहाँ पे बेगमपुरी मस्जिद का चित्र दिया गया है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जो जापना थी, जापना को विश्व की शरण स्थली भी कहा जाता है, वहाँ पर मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। कौन सी मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद। विश्व की शरण स्थली भी कहा जाता है किसे, जापना को। जापना क्या थी, मोहम्मद तुगलक की राजधानी थी, तो वहाँ पर ये बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई गई। उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान आचार संहिता, आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय में जुड़े होने का बोध उत्पन्न कराने में भी मस्जिदें सहायक होती। एक समुदाय का अंग होने का बोध प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। वे एक जैसा होने का बोध कराते थे, क्योंकि वे कई देशों से आए हुए थे। तो कुछ अरबी थे, कुछ तुर्की थे, कुछ अदर थे, तो उन्हें अलग अलग ना देखा जाए, तो उन्हें एक ही दिखाने के लिए इस तरह के कार्य किए गए। यहाँ पे मोट की मस्जिद दी गई है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उनके मंत्री द्वारा बनवाई गई। ये है जमाली कमाली की मस्जिद, ये आप देख पा रहे होंगे, जमाली कमाली की मस्जिद है। 1520 के दशक के आखिरी दिनों में ये निर्मित हुई थी। बात करते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय का नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जब विशाल साम्राज्य बन गया है, अब क्या है, वहां पर विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत है। एक विशाल साम्राज्य तो खड़ा हो गया, अब क्या चाहिएगा उसे बनाए रखने के लिए, कुछ ईमानदार और जिन पर विश्वास किया जा सके सूबेदार और प्रशासक भी होने चाहिए। तो दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे, इल्तुतमिश, सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को, जो उनके खास गुलाम थे, उन्हें सूबेदार नियुक्त करना स्टार्ट करते हैं। और वे उन्हें मतलब नियुक्त करना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि शायद इन पर ज़्यादा विश्वास वे कर सकते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, इन्हें फारसी में बदंगा कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उनके राज्य के बहुत कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो इन्हें क्या किया जा रहा है, इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए। सैनिक सेवाएं भी इनसे करवाई जा रही हैं, जो कि पूरी तरह अपने मालिक पर ही निर्भर होते थे, तो सुल्तान भी विश्वास कर उन पर निर्भर हो सकते थे। अब बेटों से बढ़कर गुलाम, एक पॉइंट दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। सुल्तानों को सलाह दी जाती है कि उस गुलाम को हमने पाला पोसा, आगे बढ़ाया, उसके हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। कि अगर हमें अनुभवी और योग्य गुलाम मिल रहा है, तो अगर हमें उसे बिल्कुल अच्छे से पूरी जिंदगी उसकी देखभाल करनी चाहिए। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य अनुभवी बेटे गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो ऐसा किस लिए है कि क्योंकि वो पूरी तरह हम पर डिपेंड है, तो इसलिए हो सकता है कि वो हमारे बेटे से भी बढ़कर हो। आश्रित का वर्ड जानते होंगे आप। आश्रित होता है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है, उसे आश्रित कहते हैं। खलजी और तुगलक वंश बदंगा का इस्तेमाल करते रहे। खलजी और तुगलक वंश क्या हो रहा है, बदंगा का इस्तेमाल करते रहे। साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो वे भी अपने ही जो आश्रित थे उन्हें ऊंचे पदों पर बैठा रहे हैं। उन्हें ऐसे लोगों को सैनिक सूबेदार पद दे रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगती है कि वे अपने ही मतलब जान पहचान वालों को नहीं बैठा रहे हैं और किसी को मौका नहीं मिल रहा। तो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों के प्रति तो ऐसे क्या हो रहे थे, वफादार थे, लेकिन जब कोई उनका उत्तराधिकारी राजा बन जाता था, तो वे ऐसा उसके प्रति इतने वफादार नहीं होते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, तो वे पुराने वालों को उनसे ज़्यादातर हटाने के लिए मतलब बदल देते थे, या अब उनके स्थान पर नए किसी को स्थान दे देते थे जो उनके खास होते थे। तो पुराने सरदारों के और नए के बीच में इस तरह टकराहट हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा नीचे तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। अब फारसी जो तवारीख है, तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की। तो तवारीख के लेखक क्या कर रहे हैं, जो इन्होंने कि आप नीचे के खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठा रहे हैं,
तो वे इसलिए राजा की आलोचना सुल्तान की कर रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक की बात करें तो ने अजीज खुमार नामक कलाल किसे बोलते हैं, शराब बेचने खरीदने और बेचने वाला। फिरोज हजाम नामक नाई था। मन का तब्बाक ये बावर्ची था। और लड्ढा और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं सदी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के रूप में किया है। तो कौन कर रहा है, कौन कह रहा है कि राजनीतिक विवेक का नाश हो गया सुल्तान का और उसने शासन करने के में ऐसा, तो ये बता रहा है जियाउद्दीन बर्नी। किसके बारे में? मोहम्मद तुगलक के बारे में। अब पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त करते हैं। ये इलाके क्या कहलाते हैं? ये इलाके इख्ता कहलाते हैं। जिन इलाकों में नियुक्त किया गया वे क्या कहला रहे हैं? इख्ता कहला रहे हैं। और इन्हें संभालने वाला इख्तिदार या मुफ्ती कहा जाता है। अब मुफ्ती का क्या फर्ज होता है? मुफ्ती का फर्ज होता है कि अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इख्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली कर लेते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह दे देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले, उन्हें कोई भी इख्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। तो मोहम्मद तुगलक के जो शासनकाल में इस तरह का जो नियम है और भी कठोर कर दिए गए। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्र किए गए मुफ्ती जो है लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही शासन करें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में अपने अधिकारी ले गए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। तो क्या होता है कि शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में उनके अधिकार हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं कि वे जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आता है। भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लेता है। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें कर चुकाने को बाध्य किया गया। प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश कराई, हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर किसे कहा जा रहा है? खराज। ये बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की। खराज कहा जाता था किसान की उपज का लगभग 50% होता था। खराज क्या है? कृषि कर है, उपज का 50%। मवेशियों पर कर और घरों पर कर, 3 तरह के करों की बात यहाँ पर हुई है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। सुल्तान जो है उपमहाद्वीप का, लेकिन अभी भी क्या है कि काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के बाद है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन है। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत जो बाद है वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके वाले घने जंगल भी ऐसे क्षेत्र थे जो सुल्तान जहाँ पर उनकी पहुंच असंभव हो रही थी। अब स्थानीय सरदारों ने क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इस इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पे फिर उनका अधिकार कम होने लगता है। सरदार और उनकी किलेबंदी की बात करें तो अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में एक यात्री आया था, इब्ने बतूता। उसने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते हैं और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस बोला नहीं जाता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी कोई असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं, किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी उपलब्ध होता है, एकत्रित हुआ वर्षा का जल। उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती हैं। तो ये किसके बात हो रही है? इब्ने बतूता मोहम्मद तुगलक के बारे में बात हो रही है। और इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी था। वह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो उसने इस तरह का वर्णन दिया है। चंगेज खां की बात करें, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में
ट्रांसओक्शियाना, उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्शियाना आधुनिक जो उज्बेकिस्तान है पर हमला कर देता है। इसके सिर के बाद ही दिल्ली सुल्तानत को भी उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल का आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के जो दावे थे वो बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इनकी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह का उन्होंने सामना किया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और मोहम्मद तुगलक दोनों के ही बारे में। दिल्ली पर 2 बार हमले होते हैं, 1299, 1300 में, 1302, 1303 में। इनका सामना अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी कर दी थी। मोहम्मद तुगलक की बात करें तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई है। सेना की अपनी शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था मोहम्मद तुगलक को कि उसने ट्रांसओक्शियाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली। ठीक है, लेकिन वो उसका एक आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। तो सीरी नामक गैरिसन शहर की स्थापना कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। उसने नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली के कोहना को निवासियों से खाली करवा दिया और सैनिक छावनी बना दी। अब पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। तो उसने क्या करा? उसने दिल्ली के कोहना को ही खाली करवा दिया अपने सैनिकों के लिए और वहाँ के सैनिकों को अपनी राजधानी, जो राजधानी थी नई, उसकी राजधानी दौलताबाद वहाँ पर भेज देता है। सैनिकों को पेट भरने की समस्या के लिए गंगा यमुना दोआब के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करने के हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर क्या कर दिया गया। तो कितना है? 50% कर है। अब यहाँ पे देखते हैं मोहम्मद तुगलक में सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त कर भी लगा दिए गए और इस दौरान उस क्षेत्र में क्या हो जाता है? तो अकाल पड़ जाता है। मतलब काम तो सेम हो रहा है, लेकिन एक का काम सफल हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद तुगलक का काम असफल हो जाता है। इसे सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय कर दिया। क्या कर देता है? नगद वेतन देना तय कर दिया। सैनिक अपना जो आवश्यक सामान था वो दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और आशंका यह थी कि व्यापारी जो है अपनी कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार जो नियंत्रण जो कीमत थी वो लागू कर दी और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का निरीक्षण करते, व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते उन्हें सजा मिलती थी। अब मोहम्मद तुगलक भी कुछ इस तरह का काम करता है। वह सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चला दी। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के बचाकर रख लेते थे, तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुका देते थे। अब इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी आसानी से बन गए, तो क्या वह नुकसान हो गया और फिर मोहम्मद तुगलक को सारे सिक्के वापस जमा करके उनके बदले चांदी और सोने के सिक्के देने पड़े थे। तो इससे क्या हुआ? इससे राजकोष खाली हो गया। तो ये भी इसकी जो योजना थी वो असफल हो जाती है। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम की बात करें, अलाउद्दीन का प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहते हैं। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना करता है। अब मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम भी बेहद असफल रहते हैं। कश्मीर पर आक्रमण करना चाहा, वो विफल हो गया। तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। विशाल सेना को भंग कर दिया। प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानी पैदा हुई। दौलताबाद ले जाए जाने वाले बहुत से लोग नाराज थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर गई है। मोहम्मद तुगलक को अंतर टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो सेम काम इसमें दिखाए गए हैं कि अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने किए तो ज़्यादातर सेम ही काम है, लेकिन वो ज़्यादातर जो अलाउद्दीन खिलजी के यार काम सफल हो रहा है और मोहम्मद तुगलक का काम सफल नहीं हुए। इस तरह तमाम असफलताओं की गिनती करने के बाद कभी भूल जाते हैं कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार दिल्ली गोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना नहीं बनाई है। जहां अलाउद्दीन खिलजी बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक अभियान की योजना का हिस्सा थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत को देख लेते हैं। तुगलक वंश के बाद 1526 में तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहता है। जौनपुर,
बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हो रहे हैं। क्या हुआ कि जो नए-नए जो शासक हैं वो उठ खड़े हो रहे हैं। इनकी राजधानियाँ समृद्ध हैं और राज्य फल-फूल रहे हैं। इसी काल में अफ़गान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे तथा कुछ शक्तिशाली। उनका शासन बहुत ही कुशल सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 तक रहता है, बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू करता है। तो शेरशाह सूरी की बात हो रही है, तो वह कहाँ है? बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति कर लेता है कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को ही चुनौती देकर उसे परास्त कर देता है। हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है? 1530 से 1540 तक रहा एक बार, और 1555 से 1556 तक वो 2 बार शासक बनता है। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, स्वयं अपना राजवंश स्थापित करा। सूर्य वंश केवल 15 वर्ष तक रहा, वैसे 40 से 55 तक, 1540 से 1555 तक। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी मजबूत ये कर देता है। महान सम्राट अकबर की बात करें तो 1556 से 1605 तक का इनका टाइम पीरियड है। मुगल साम्राज्य को समेकित किया और प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो अगर अकबर की बात की जाए तो अकबर किसकी प्रशासन व्यवस्था को अपना रहा है? शेरशाह की ही प्रशासन व्यवस्था को अपना रहा है। तो यहाँ पे अन्यत्र में 3 श्रेणियाँ ईश्वर, शांति, न्याय, धर्म, युद्ध दिया गया है। ये आपके लिए जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।